ओके जी, बताइए। चलिए, कोई ज्वाइन करता नहीं है इसलिए है ना, लिंक भेजते नहीं हम तो, क्योंकि से कल भी कोई सर जो। एक्चुअली कल के हमारा कॉलेज में एक सेमिनार था, इसीलिए मैं नहीं हाँ, तो ज्वाइन क्योंकि कर। होता क्या है, फिर मैं वेट करता हूँ इसलिए मैं भेजता ही लिंक है। जब आप सब क्लास करना हो तो आप पहले बता दो, तो उसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल रख देंगे, है ना। वो ओके चीज़ है। सर। तो अगर आपको टाइम बता दोगे तो उसके उसके अकॉर्डिंग क्लास हो जाएगी। तो ऐसे में वेट कर रहा होता हूँ तो कोई फायदा नहीं है। तो अभी क्या करना है, कौन से ईयर का सर डिस्कस। 2023 का हो गया था। ठीक है। तो 2024 में पार्ट बी में तीन प्रॉब्लम थी, पार्ट ए का हो गया। 24। ठीक है, वो कुछ क्लास में ख़त्म ही हो जाएगा तो। तो बताइए इसमें क्या क्वेश्चन, हाँ कौन सा क्वेश्चन है। सर पार्ट बी का प्रॉब्लम था वो, 9 9। पार्ट, एक मिनट इसको ना। ओके, तो मतलब आपने जो हमने 2018 से स्टार्ट किया था ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अभी 24 का चल रहा है, फिर 25 का फिर हो जाएगा ना। इसी पेपर को आप फिर से ट्वाइस थ्राइस फोर्थ जितनी बार कर सकते हो सॉल्व कर लो, सो दैट आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि एटलीस्ट दिस पार्ट यू नो। क्योंकि बच्चे क्या है ना, इस तरह करते नहीं है, उनको फिर लगता है एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं होता, उनको एक बार भी नहीं पढ़ते, फिर अब एग्जाम आएगा। तो जैसे मान लो आपका एग्जाम है ना, कब है, 24 मई को है, क्या डेट रखा सर है, ना। नहीं 9th को। सर दो तारीख है सर। ओ, इसका 2 मई को है ना, हाँ, और हाँ हाँ 10th सर। को वो है, तभी 2 मई ऐसा को ही आए। एग्जाम है। हाँ। तो बच्चा क्या है, 1 मई को या 30 अप्रैल को जाके वो खोलेगा, अच्छा चलो कुछ देख लेते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, उनको लगता है वैसा है। जो बच्चे शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 4 5 बार पहले से कर चुके हैं, तो वो बच्चे अच्छे, उनका ही क्वालिफाई होता है जनरली। अब 2 दिन पहले पढ़ने वालों को क्या होगा। तो ठीक है, तो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर क्या है। सर 9 है सर। 9। ओके, तो ये 9। ओके, if I have defeated more than if I have defeated more than 10 fied masters, a chess player, क्या है, boasted, I have defeated more than 10 fied masters, a chess player boasted, surely it must be fewer than 10, said the referee. Well, I suppose it was at least one, said the grandmaster. If exactly one of them spoke the truth, how many fight masters did the chess player actually defeated? तो ये जो क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, मैथमेटिकल लॉजिक्स या मैथमेटिकल रीजनिंग जो है उसका क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको समझना है। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, बोल रहा है कोई एक ही इनमें से करेक्ट है। मतलब 2 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उसको अपोजिट कर लो जो अलाइन कर जाए। तो आप जितने कॉम्बिनेशन बना के देख लो क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं पूछूं 3 स्टेटमेंट है, तो हो सकता है पहला ट्रू हो, दूसरा फॉल्स हो, दो तीसरा फॉल्स हो। यह हो सकता है फॉल्स ट्रू फॉल्स, या फॉल्स फॉल्स ट्रू हो सकता है ना। तो इस तरह से है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू है ना, फॉल्स, ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो तीनों के अकॉर्डिंग सोच के देखो क्या केस पॉसिबल है। यू कैन एनालाइज ऑल 3 पॉसिबल ऑप्शंस। मतलब केसेस यही हो सकता है ना कि इसमें एक ही ट्रू बोला ना, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम स्पोक द ट्रूथ,
तो हाउ मेनी फाइट मास्टर डिड द चेस प्लेयर एक्चुअली डिफीटेड? तो फाइट मास्टर ने कहा कि उसमें दो लोग है ना, एक तो चेस प्लेयर स्टेटमेंट कोई दे रहा है, दूसरा रेफरी, एंड तीसरा ग्रैंड मास्टर. इफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम स्पोक द ट्रूथ, हाउ मेनी फाइट मास्टर डिड द चेस प्लेयर एक्चुअली डिफीटेड? जो चेस प्लेयर एक्चुअल में कितने डिफीट किए हैं. तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? सर वो जो सेकेंड स्टेटमेंट है, हम्म. श्योरली इट मस्ट बी lower than 10 मानो greater than 10 क्या है? हाँ मतलब फीवर देन, फीवर लेस देन, फीवर देन, ओ लेस लेस देन का देन, दूसरा नाम है फीवर देन. हाँ लेस देन, तो लेस देन मतलब ये, मतलब जो चेस प्लेयर ने कहा कि उसने 10 से ज्यादा लोगों को हराया है, मतलब 10 फाइट मास्टर्स को हराया है, चेस प्लेयर ने कहा. फिर जो रेफरी कह रहा है कि श्योरली इट मस्ट बी फीवर देन 10, बोल रहा है 10 से कम होगा. तो वो कह रहा है 10 से ज्यादा लोग हराया है, ये बोल रहा है 10 से कम होगा. चेस प्लेयर ना, वो काफी स्वाद ये है, सेड द रेफरी, एंड वेल आई सपोज इट वाज एटलीस्ट वन. और जो ग्रैंड मास्टर वो कह रहे हैं कि वेल आई सपोज इट वाज जस्ट एटलीस्ट वन, ये कम से कम एक था. तो मान लो तीसरा स्टेटमेंट अगर फॉल्स, तो एग्जैक्टली वन. तो मैं कह रहा हूँ तीनों केस को एक साथ एनालाइज करो ना. जैसे अगर पहला केस हम सोचे तो क्या होगा कि मान लो पहला ट्रू है, तो इसका मतलब है कि उसने कहा मोर देन 10 को डिफीट किया. दूसरा फॉल्स है, दूसरा क्या है, इट मस्ट बी फीवर देन 10. तो फीवर देन 10 का अपोजिट क्या होगा, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है ना, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा इसका अपोजिट? तो श्योरली इट greater than मस्ट 10 बी हो गया। मोर देन इक्वल टू 10. तो हाँ वो ये वाला के साथ सर अलाइन हो मतलब गया, मतलब कि एक को ट्रू धर के अन्य दो को को फॉल्स कर कॉन्ट्राडिक्ट लेना जो है. कर रहा है तो फॉल्स हो तो जाएगा। फॉल्स का अपोजिट कर दोगे तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का हाँ नेगेशन कर सर, लेंगे तो. फिर हाँ देखो सर, कौन एग्री करते हैं एक दूसरे से, तो जो एक दूसरे एग्री करेगा उससे पता चल जाएगा, है ना. तो देखिए हाँ उस तरीके से तीनों केसेस को एनालाइज कीजिए. एंड इसने कहा था ना एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन वाला अगर फॉल्स हो जाएगा तो इस कम से कम एक तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब नो, है ना, जीरो हो जाएगा. तो तीसरा फॉल्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर तीसरा वाला फॉल्स मान लो हो गया तो इसका मतलब क्या होना चाह रहा है कि विल सपोज इट वाज एटलीस्ट वन. तो एटलीस्ट वन का अपोजिट क्या होगा, मतलब नेगेशन क्या होगा, लेस देन वन. लेस देन मतलब जीरो, और वो बोल रहा है लेस देन 10. तो अगर इसको फॉल्स करेंगे तो ये हो गया जीरो, और वो कह रहा है लेस देन 10, तो उसको ट्रू अगर मानोगे ये होगा, और इसको फॉल्स मानोगे तो लेस देन 10. तो तीनों केस लिख के देखो, मैं कह रहा हूँ ऐसे लिखो पहले, है ना. मतलब पहला ट्रू है, यू राइट एज इट. दूसरा फॉल्स है, तो फॉल्स का अपोजिट कर दो, ट्रू हो जाएगा. फिर तीसरा फॉल्स है, उसका अपोजिट करो, ट्रू हो जाएगा. अब देखो कि ये तीनों मिलके कुछ कॉमन बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्या कॉमन निकल के आ रहा है. सेम ये पहला फॉल्स है तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पे. दूसरा ट्रू है एज इट इज लिख दो. तीसरा फॉल्स है, अपोजिट लिख दो. अब देखो ये तीनों एक दूसरे से अलाइन कर रहा है, मतलब दे एग्री विथ ईच अदर, तो उसके अकॉर्डिंग एक कॉमन स्टेटमेंट आ जाएगा. अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज नॉट, ओनली 3 पॉसिबल केसेस आर देयर. अगेन सेम थिंग यू डू फॉर दिस स्टेटमेंट. सॉल्यूशन भी है तो पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद यू कैन सी सॉल्यूशन देख सकते हो. तो सॉल्यूशन में क्या है कि जैसे देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है. तो ये केसेस तीनों लिख के अगर कॉन्ट्राडिक्शन कहीं भी आए तो उसको वो केस पॉसिबल नहीं है. तो आंसर दैट प्लेयर डिफीटेड नॉट अ सिंगल फाइट मास्टर सिंस एग्जैक्टली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, सो देयर आर 3 चॉइसेस. जैसे मैंने कहा वन इज ट्रू देन 3 कैन नॉट बी फॉल्स. अगर वन ट्रू है, वही कह रहा हूँ, अगर वन ट्रू मान लोगे कि उसने 10 से ज्यादा लोगों को हराया है, तो जो लास्ट वाला है वो फॉल्स कर दोगे तो बोलेगा जीरो का हराया है. तो मतलब अभी आप ऐसे ही देख लो, ये डिफीटेड मोर देन 10 और ये कह रहा है एटलीस्ट वन. तो इसका अपोजिट मतलब ये फॉल्स अगर हो गया तो ये ट्रू नहीं हो सकता. तो इसको भी फॉल्स होना पड़ेगा. ये चीजें हैं. तो बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम. स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, क्योंकि ये बोल रहा है मोर देन 10 और ये बोल रहा है, एक मिनट सॉरी, बोल रहा है मोर देन 10 और ये बोल रहा है मोर देन 1. अच्छा सॉरी, तो मतलब कहना मतलब ये पहला ट्रू है तो ये फॉल्स नहीं हो सकता, लास्ट वाला फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये फॉल्स हो गया मतलब हाँ जीरो बता देगा, ये मतलब कहना सर चाह. कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो फास्ट वाला ट्रू नहीं होगा।
तो उस तरह से है ना। मतलब फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा ना, तो ये फॉल्स नहीं हो सकता, तो मतलब कहने का मतलब दोनों ट्रू हो जाएगा उस केस में। अगर फर्स्ट ट्रू हो गया तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो बोला एक ही ट्रू है, ये कहना चाह रहे हैं। तो इससे एनालाइज करो, समझ आया ना करना क्या है, टू ट्राई एंड टेल। हाँ सर समझ में आया। वैसे ही तीनों केस लिख के आप उसको एनालाइज करो, एंड देन जो कॉमन निकल के आएगा उससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए। सर नेक्स्ट 14। एक्चुअली ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसीलिए शायद इजी है बट ओके मेरे को देखते समझ हैं में क्या नहीं है। है। तो कह रहा है कि यू आर गिवन अ So you are given a strange analog wall clock whose hour and minute hands are identical। ठीक है, तो आपको दिया गया है एक strange, ठीक है, तो you are given a strange analog wall clock whose hour and minute hands are identical। ठीक है ना। तो आपको कोई वॉल क्लॉक दिया गया जिसमें क्या है कि आर एंड मिनट हैंड आइडेंटिकल है, both the hands move continuously and there is no second hand, है ना। सो दोनों हैंड जो है continuously मूव कर रहे हैं एंड देयर इज नो सेकेंड हैंड। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स, तो उसमें सेकेंड का कोई हैंड नहीं है, मतलब आर हैंड है और मिनट हैंड है, वो भी दोनों आइडेंटिकल लेंथ का है। हाउ मेनी टाइम्स आर देयर फ्रॉम नून टू मिडनाइट। नून का मतलब कितना हुआ, 12 बजे ना, और मिडनाइट मतलब 12 आवर हो गया ना, मिडनाइट टू, एक मिनट, नून टू मिडनाइट ना। ठीक है, 12 घंटे का। when it is not possible to tell what time is it by looking at the clock at that instant। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो 06 है PM है, तो वन कैन बी श्योर दैट द अपर हैंड इज द मिनट हैंड। तो 6 PM में क्या हो रहा था, घड़ी बना कर देख लो ना। तो अभी हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन समझने के लिए ऐसा बना लो कि एक क्लॉक है ना, जैसे मान लो एक आर हैंड है, मान लो बराबर है, और एक मिनट हैंड है, जैसे ऐसा। तो अभी 6, मान लो 6 बजाने हैं, 6 बजाते हैं। तो 6 बजाने के लिए क्या होगा, जैसे है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक मिनट, 12 रह गया नहीं, तो 12 1 2 3। ठीक है, तो ऐसा बनाओ कोई क्लॉक। तो अभी 6 बजाने, तो ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा एक्चुअली, ये होगा ना कि वन हैंड यहाँ होगा, वन हैंड यहाँ होगा। अब ये 12 भी बज सकता है ऐसे तो, लेकिन हाँ नहीं, 12 तो नहीं, मतलब 12 पे एक है, तो दूसरा 6 पे है। क्योंकि अगर 12:30 होगा तो फिर ये इधर होगा ना। तो कह रहा है कि 6 जो AM होगा, 6 PM, सॉरी 6 PM, वन कैन बी श्योर दैट द अपर हैंड इज द मिनट हैंड। हाँ, for otherwise at 12:30 PM the top hand between 12 and 1। हाँ, क्योंकि इसमें दो तरह के केस है ना, मान लो ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड है, तो अगर ये 6, तो अभी 6 ही है, या ऐसा हो सकता है ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड है। तो अगर ये मिनट हैंड होता तो 12:30 होना चाहिए, तो ये आर हैंड यहाँ होता ना, तो ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है इस बीच में पक्का है कि ये 6 ही है, वरना अगर 12:30 होता तो ये इधर होता, कहने का मतलब ये है, समझ रहे हैं? तो वैसा, तो मतलब इस तरह की सिचुएशन ना। और जब मान लो 12:30 होगा तो श्योर है ना, 12 जैसे 12 1, हाँ सर, वो 12 और 1 का बीच में बीच में होगा रहेगा आर आवर का। हैंड, और मिनट हाँ हैंड और इधर रहेगा 6 पे, है हाँ ना। सर।
हाँ तो ये समझ रहे हैं आप? ऐसा। तो ठीक है, समझाने के लिए ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि however a bit after 1:15 p.m. and 3:06 p.m. the clock looks identical and you won't be able to tell the exact time। अच्छा, जैसे अगर मैं 1 बज के जैसे बताया ना 1:15 बनाओ, तो 1:15 आप बनाओगे ऐसा। तो 1:15 में क्या होगा, एक किधर होगा, इधर, और एक तो इस पे होगा और एक थोड़ा इधर होगा, है ना। ऐसा कुछ। और दूसरा इस बताया इन्होंने ना 3:06, 3:06 का मतलब है 12 1 2 3। तो अगर टाइम होगा 3:06, 3:06 है ना, ऐसा। तो थोड़ा सा आगे रहेगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे मतलब ये जस्ट 3 पे ही रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा आगे नहीं रहेगा, ऐसा। तो इसके अंदर फर्दर वो रहता है ना, 60 मिनट का वो रहता है। सर, वो 1 और 2 के बीच में होगी शायद मिनट का, थ्री 3 वो सिक्स सॉरी बोल। 15 ना। हाँ सर। ये तो 3:05 हो गया, सही कह रहे हैं आप। हाँ सर। हाँ सर। तो 3:15 का मतलब है कितने मिनट। हाँ, सर 3 6 बोला है ये पर, 3 6। 1 मिनट सॉरी, पहले 1:15 ओके है, ये हाँ सर, 1:15 1:15 ओके है। ओके है। अच्छा, थ्री है। सिक्स है सॉरी। तो हाँ, थ्री थ्री सिक्स सिक्स मतलब हाँ सर। 0:05 यहाँ होगा ना। हाँ ओके सर। ओके हाँ ठीक। सर। हाँ। तो अराउंड लगभग ये है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए 3:15 है, तो थोड़ा नीचे होगा ऐसा, या फिर 1:15 सॉरी 1:15 3:06, इसमें आपको घड़ी आइडेंटिकल दिखेगी एंड वुड नॉट बी एबल टू टेल द एग्जैक्ट टाइम, कि एक्चुअल में कौन सा एग्जैक्ट टाइम अभी है ना। तो वैसा कहना चाह रहा है। सर बिकॉज ऑफ वो जो आवर का और मिनट का वो सेम आइडेंटिकल है, है, इसीलिए। हाँ आइडेंटिकल है, तो आपको पता नहीं चलेगा, हाँ हाँ। वैसा है। हाँ सर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन क्या बोला, यू आर गिवन द स्ट्रैंज analog wall clock whose hour and minute hand are identical, both hands move continuously and there is no second hand, how many times are there from the noon to midnight। मतलब noon to midnight मतलब 12 बजे नून में आप स्टार्ट करेंगे, एंड मिडनाइट मतलब 12, है ना, मतलब मिडनाइट कह दो, या ऐसे AM PM में लिखना हो तो हम लोग नून मतलब कितना हो जाता है, PM हो जाता है, और रात को आ जाता है AM। ठीक। तो ऐसा। तो इस बीच में आपको देखना है कि ऐसे कितने टाइम है जब when it is not possible to tell what time is it by looking at the clock at the instant। तो बताइए ऐसे कितने इंस्टेंस हो सकते हैं जहां पे आप नहीं बता पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट करने की है, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जैसे मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल रात को 12 बजे हैं, क्या हम बता पाएंगे, मतलब एग्जैक्ट रात को मिडनाइट 12 बजे है ना, बता पाओगे क्या, ये पूछ रहे हैं। हाँ नहीं सर, वो मिनट और सेकंड का आइडेंटिकल हो जाए। दोनों 12 पे ही रहेगा ना उस केस में। हाँ सर, उससे तो नाइट नहीं। 12 पे स्टार्ट करो, वैसा रहेगा। फिर 12, अब सोचो आगे क्या होगा, 12:05, तो 12:05 पे क्या होगा, जैसे अगर मैं यहीं पे लिखूं अगर, तो जैसे एग्जैक्ट 12 है, तो एग्जैक्ट 12 में ये है, दोनों इसी पे रहेगा, तो ये तो आप पता चल जाएगा 12 बज गया है। अब आगे इसे बढ़ाओ, 12:05 होगा तो क्या होगा, थोड़ा ये आगे जाएगा और एक इधर रहेगा। तो इसमें क्या दो सिचुएशन है, एक ही सिचुएशन है, मतलब
एक बार अज्यूम करो, एक ये आर ये मिनट है, एक बार ये मिनट है ये आर है, फिर बताओ क्या होगा। तो एक तो 12:05 होगा और एक हाँ 1:01 होगा, आई थिंक 1 और 2 मिनट। तो वैसा कुछ होगा। तो ऐसे कितने टाइम है काउंट कर लोगे, टोटल कितने हैं इसमें, वो कितने हैं, एक जैसे बार 1 2 3 4 5 ना, तो 5 करके 60 मिनट टोटल है ना। ओके तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें कि क्या क्या हो सकता है। सर वो जो however a beat after 1:50 PM और 3:06 PM a clock looks identical, हम्म। মানে इस लोगों ने এই মানে वो आइडेंटिकल टाइम जो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हाँ मतलब उसको वो दो फाइंड टाइम कर। बताएगा, आइडेंटिकल हाँ मतलब ये हाँ है कि हाँ बोथ विल सर। लुक्स, यू कैन नॉट डिसाइड अ यूनिक टाइम एक्चुअली, कहने का ये मतलब है। हाँ माने वो फाइंड करना यू विल बी पड़ेगा। कंफ्यूज्ड, कहने का मतलब ये है। सो यू हैव टू काउंट द टाइम वेयर यू विल बी कंफ्यूज्ड एक्चुअली। हाँ सर हाँ सर। तो वो बता रहा है आपको, वो पूछना चाह रहा है। मतलब जहाँ पे कंफ्यूजन होगा ऐसे कितने टाइम है, जैसे जहाँ पे क्लैरिटी इट्स ओके, तो जहाँ कंफ्यूजन जैसे मान लो अभी हमने ये बताया कि जैसे एक तो जैसे हो सकता है 1 के आगे थोड़ा रहता, तो एक तो एग्जैक्टली 1 हो सकता है या 12:05 ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा आगे हालांकि वो रहेगा। एंड फिर ऐसे ही बढ़ा के तो कैसे करो, तो मैथमेटिकली ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। अगर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर, मान लो जैसे 2 बजे हैं, तो 2 बजे एक 12 पढ़ेगा एक 2 पे रहेगा, इसमें कन्फ्यूजन होगा, 12:10 हो सकता है, लेकिन ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेनली आइडेंटिकल टाइम क्या है, तो इनके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग समझो क्या कहना चाह रहा है कि जैसे 1 राउंड में जैसे जब एक बार ये घूमेगी आर हैंड, तो मिनट हैंड कितनी बार घूम चुकी है। सर 12। 12 टाइम है ना। तो जब आर हैंड 1 मूव लेगी तो उस टाइम पे मिनट हैंड विल टेक 12 मूव, है ना। तो इसका मतलब है कि 12 टाइम ज़्यादा वो चल रहा है ना। तो मतलब 12 टाइम मिनट हैंड इज 1 आवर हैंड, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, मतलब ऐसा ना, मिनट एम है नंबर ऑफ टाइम्स मिनट हैंड मूव इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम आवर हैंड मूव। तो 12m बराबर h, अगर ऐसा कर दिया जैसे इन्होंने किया ना कि x, अच्छा जैसे टाइम ले रहा है ये, मूव्स x डिग्री अराउंड द क्लॉक, ओके। तो तो जब तक x डिग्री मूव करेगा r वाला, ये तो जो मिनट हैंड वाला वो 12x मूव कर लेगा, तो वैसे कह सकते हैं ना। तो ये एंगल के अकॉर्डिंग सोच रहा है कि मान लो आर हैंड मूव्स x डिग्री, जो आर हैंड है वो x डिग्री मूव कर रहा है, तो वो तो 12 गुना ज़्यादा मूव कर रहा है ना, यहाँ से 12 गुना ज़्यादा मूव कर रहा है। तो मिनट हैंड कितने मूव कर लेगा, क्योंकि एक राउंड में ये जब तक लगाएगा तब तक वो मिनट हैंड, मिनट है ना, क्योंकि मिनट हैंड एक बार है ना 1 चक्कर में 60 मिनट करेगा, आर हैंड तो एक बार में हम्म तो 1 आवर ना, तो 12 आवर में वो इतना घूम जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये 12x डिग्री है, तो जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड विल मूव 12x डिग्री, ये कहना चाह रहा है। मतलब y डिग्री है ना, y बराबर 12x ऐसा। हम्म। तो अब क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे कितने टाइम है जहां पे एक्स वाई को इंटरचेंज कर देंगे तो सेम ही हो जाएगा, ये पूछना चाह रहा है। तो 12 आवर में कितनी बार घूम जाएगी, 12 आवर में मिनट हैंड कितनी बार घूमेगी, 12 आवर का ड्यूरेशन है ना, 12 नाइट टू 12 मॉर्निंग, तो इस बीच में आर हैंड तो 12
मतलब 1 चक्कर सर लगाएगी ना। 144। और मिनट 144 हैंड कितने चक्कर लगाएगी? सर 144। 144। अच्छा, एक चक्कर लगाएगी कौन? आर हैंड। 12 चक्कर लगाएगी मिनट हैंड, राइट? क्योंकि एक बार मिनट हैंड घूमेगा 1। सर सॉरी, माने 12 आवर्स मीन्स आवर हैंड एक चक्कर लगाएगी, तो हम्म मिनट हैंड 12 चक्कर लगाएगी। 12 आवर का मतलब कि आवर हैंड तो 12 बज के 12 पे ही आएगा। तो एक वन चक्कर साइकिल। लगाया ना, वन एक हाँ चक्कर। सर। और एक मिनट हैंड ने चक्कर। 12 चक्कर लगाए। हाँ 12 चक्कर, हाँ सर। ओके। तो हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे अब समझना है कि जैसे 12 to 1 होगा आर हैंड, तो मिनट हैंड पूरा यहाँ मूव कर गया, है ना? तो 12 चक्कर लगा लिए, मतलब 12 अलग अलग, 1 2 3 4 12 पोजीशन पे घूम गया। तो मतलब ऐसे समझो कि एक बार में वो कितने पोजीशन पे जा रहा है? 12 पोजीशन पे। तो 12 राउंड्स में मतलब जैसे मिनट हैंड स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड अगेन गोज एंड रिटर्न टू हेयर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पॉइंट्स को टच कर रहा है, ऐसा समझते हैं। तो 12 जो चक्कर लगाएगा उसमें कितने पॉइंट को टच करेगा? तो 144, है ना? मतलब पॉइंट इन ऑल हो गया टोटल। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे 12 बजे हैं, तो ये हो गया। फिर अगला 12 5 पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे चलता रहेगा टोटल, तो वापस 1 बजे तक। तो ये जो लिख रहा हूं ना 144 कॉन्फ़िगरेशन, वही मैं लिख रहा हूँ कि व्हाट इज दैट 144 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जैसे ये 1 हो जाएगा, इसमें कितने हैं? 12 है। फिर ऐसे ही 1 2 चलता रहेगा, 2 12 एंड ये सेम चलता रहेगा। तो रात को फिर 11 से एंड वापस 12, तो इसमें 12। तो कितने होगा? 12 12 12 ऐड करते जाएंगे कितनी बार? तो 12 × 12, ये 144 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस तरह से ले रहा है ये। टोटल 144 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आपको देखना है कहाँ कहाँ कितने टाइम पे वो होगा, मतलब ठीक है ना, क्योंकि 1 डिग्री जब मूव करेगा तो वो 12x डिग्री मूव कर लेगा। तो उसको तो 12 पॉइंट को क्रॉस करना है। जैसे अगर 1 बज के 51 मिनट जो है आइडेंटिकल है 10 बज के 9 मिनट के, कहना चाह रहा है कि 151 जो होगा 10 9 के इक्विवेलेंट होगा। अगर आप 151 बनाएंगे इस तरह से तो 10 9 के इक्विवेलेंट आएगा। तो ऐसे ही, ठीक है, मतलब 1 बज के 51 मिनट जो होगा ना, 12 1, वो टाइम 10 बज के 9 मिनट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, सेम इज ट्रू व्हेन द 447 होगा तो 924 होगा। तो ये आपको केसेस बनाने पड़ेंगे ना। हाउ एवर दीज 144 कॉन्फ़िगरेशन आर एग्जैक्टली 12 कॉन्फ़िगरेशन इन विच द आर एंड मिनट हैंड आर इन द एग्जैक्ट सेम पोजीशन। अच्छा, तो ये जो 144 कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, जिसमें आर एंड मिनट हैंड आर इन एग्जैक्ट सेम पोजीशन, exactly 12 configuration in which the R hand and minute hands are in the exact same position. So in such case, it does not matter which hand is which because we can still tell the time. So there are exactly 144 minus 12, मतलब 132 ambiguous configuration. Hmm.
ठीक है, इसको देखते हैं अभी ना, इसको ट्राई करते हैं। टाइम तो अगले बैच का हो गया। अब इसमें और कोई पेपर है? इसमें 14 रह गया ना, और कोई क्वेश्चन है? इसको कल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सर और एक था 17 था सर। 17, तो फिर अगले बैच का टाइम हो गया है। तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो तो पहले बता देना ना, मैं लिंक भेज दूंगा। तो लाइक जब शेड्यूल आता है यू टेल सेम टाइम पे। तो ठीक है सर। 17 ये हाँ ठीक है। इस दोनों 14 17 अभी कल फिर क्लास रखता हूँ, तो उसको फिर डिस्कस करते हैं। फिर CMI की सिर्फ क्लास रखेंगे, ISI की जरूरत नहीं है। ओहो, एनीवे चलो इसको कल कंटिन्यू करते हैं अभी, है ना? अभी ठीक है सर थैंक यू। हाँ, ठीक। और पहले बता दोगे तो हम 2 घंटे की क्लास भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके।